हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक होगा डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। तीसरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो तीसरा टॉपिक हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। चौथा जो टॉपिक है लास्ट वाला टॉपिक वो लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज के बारे में। ये चारों टॉपिक स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इस जो भोजन होता है, फूड होता है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन के प्रमुख कंपोनेंट यानी भोजन के प्रमुख घटक जो होते हैं, जो भोजन में हमें मिलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स की भी हमारे शरीर को क्या है, आवश्यकता होती है। भोजन हमें एनर्जी तथा हमारे टिश्यू के ग्रोथ के लिए क्या है, ग्रोथ और उसके रिपेयरमेंट के लिए आवश्यक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको प्रदान कराता है। भोजन के साथ जो हम पानी पीते हैं, वह पानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है तथा यह हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। भोजन के बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमारा शरीर उनके ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो भोजन के कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन डाइजेशन की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन का मॉडर्न जो भी डेफिनेशन है, जो एडवांस डेफिनेशन है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल अनडाइजेस्टेबल फूड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डाइजेस्टेबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। मतलब इसका मीन से होता है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से फूड के कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल अनडाइजेस्टेबल पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, सिंपल डाइजेस्टेबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या है कि जो हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, कुतरते हैं, ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसते हैं। साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, वो सभी किसमें आता है, वो सभी जितने भी प्रोसेसेस हमें दिख रहे हैं, वो सभी किसमें आएंगे, फिजिकल प्रोसेसेस में। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम आहारनाल बोलते हैं, उसके म्यूकोसा से वेरियस टाइप के एंजाइम और हार्मोन्स क्या है, निकलते हैं। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर क्या बोलते हैं, उसको गट बोलते हैं। तो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है गट, या फिर उसका एक और नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो आगे वाला पोर्शन होता है, मतलब आगे की तरफ ओपन होता है, उसको माउथ बोलते हैं। तो माउथ क्या है, इंटीरियर ओपनिंग है किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो पोस्टीरियर साइड में ओपन होता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, यानी पोस्टीरियरली जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल ओपनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसा है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट को देखा जाए, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया है कि जो माउथ होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। तो क्या होता है, माउथ फर्स्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जीआईटी का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास ये एरिया देखने को मिल रहा है, एक कैविटी देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। अभी हम बकल कैविटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि बकल कैविटी कैसा संरचना है, इसकी पूरी संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। बकल कैविटी के चारों तरफ आप देखेंगे 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहे हैं ग्लैंड्स, इनको हम बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड। तो ये तीनों क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स। तो माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड। साथ ही साथ बकल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लेंथ कितना होता है, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स के बाद एक 25 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। तो फेरिंग्स और ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ओसोफेगस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। उसके बाद जे शेप का स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। यहाँ पे फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। स्टमक के बाद यह ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है और उसके पार्ट को आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूओडिनम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूओडिनम, जो सी शेप का है। ड्यूओडिनम फिर आगे की तरफ बढ़ता है हाईली कॉइल्ड पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। साथ ही साथ जेजुनम फिर आगे की तरफ बढ़ता है और एक लेस कॉइल्ड पार्ट में जाकर के आगे की तरफ लेस कॉइल्ड पार्ट के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। तो ड्यूओडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। तो ड्यूओडिनम क्या है, ड्यूओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट कहाँ पे ओपन हो जाता है, सीकम। सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ब्लाइंड शेप होता है। सीकम फिर आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ से फूड का जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए इस पार्ट को कोलन बोलते हैं। और कोलन के फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन।
क्योंकि ये फूड क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद क्या है कि फूड क्या है, ट्रांसवर्सली मूव करने लगता है। किस दिशा में? ट्रांसवर्स दिशा में, ऐसे। तो इसीलिए कोलन के इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। अब क्या है, फूड नीचे की तरफ डिसेंड करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, इसीलिए कोलन के इस भाग को हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलन। और साथ ही साथ फिर फूड क्या है, यस शेप में मूवमेंट करता है, यस शेप में मूवमेंट करके पोस्टीरियर साइड में मूव करता है, तो इसीलिए कोलन के इस भाग को क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कोलन। तो ये कोलन भी किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। कोलन के बाद एक थोड़ा सा ट्यूब का एरिया है जो लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया, वो क्या है? पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो क्या बोलते हैं? रेक्टम। और स्मॉल सॉरी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं? एनस। तो ये टर्मिनल पार्ट है, ये क्या है? टर्मिनल ओपनिंग है। ये क्या है? टर्मिनल ओपनिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। और या इसको क्या बोल सकते हैं? लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसके अलावा, इस ट्यूब के अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर। ये चॉकलेट कलर का जो ऑर्गन दिख रहा है उसको हम लीवर बोलते हैं। ये जो छोटा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और ये पत्तियों जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। इन सबके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब हम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी, दूसरा पार्ट है फेरिंक्स एंड ओसोफेगस, तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टमक, चौथे पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवें पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में। तो देखिए माउथ क्या है? माउथ है जो सबसे पहला पार्ट है इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। तो माउथ क्या है? एंटीरियर ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट इज क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या है? फर्स्ट पार्ट है। क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फर्स्ट। ध्यान से देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रहा है, ये पूरा बकल कैविटी है। क्या है? बकल कैविटी है। तो माउथ के जस्ट बाद हमें ये हिस्सा क्या है? माउथ है। माउथ के जस्ट बाद हमें क्या देखने मिलेगा? बकल कैविटी। और बकल कैविटी कैसे बनी होती है, कैविटी कैसे फॉर्म होती है? तो एंटीरियरली क्या होता है? लिप्स। जो आगे की तरफ है ये क्या है? लिप्स है। एंटीरियरली क्या होता है? लिप्स। तो ये हिस्सा एंटीरियर है, ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर। हम ग्राफ बना दे रहे हैं, ये वाला पोस्टीरियर है, ये वाला क्या? एंटीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। ठीक है। तो एंटीरियर साइड में क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। पोस्टीरियर साइड में ये वाला हिस्सा क्या है? फेरिंग्स है। ये वाला हिस्सा क्या है? फेरिंग्स है। उसके बाद क्या है? सुपीरियर साइड में देखिए मैक्सिला बोन से बना हुआ हार्ड। तो हार्ड क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। तो जो बोनी एरिया है पैलेट के, इस पार्ट को बोलेंगे हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। और इस हार्ड पैलेट के बाद यहाँ पे क्या देखने मिलेगा? यहाँ पे मांसल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। तो सुपीरियर साइड में हमें क्या देखने मिला? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। इंफीरियर साइड में हमें क्या देखने मिलेगा? मस्कुलर टंग। तो ये इंफीरियर सरफेस जो है वहाँ पे क्या देखने मिलेगा? मस्कुलर टंग। और दोनों साइड में, बकल कैविटी के दोनों साइड में हमारे, ये देखिए माउथ है, दोनों साइड में हमारे क्या देखेंगे? चिक्स। तो इन सबके बीच में कैविटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? तो बकल कैविटी आल्सो कंसिस्ट क्या? टीथ। बकल कैविटी में क्या देखने मिला? टीथ देखने मिला। टीथ के साथ क्या देखने मिला? टंग देखने मिला। टंग के साथ ही साथ हमको क्या देखने मिला? ये सैलिवरी ग्लैंड्स देखने मिले हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है वो बकल कैविटी के इधर उधर मिलते हैं। मतलब सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी में नहीं होते, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो डक्ट्स हैं वो ओपन होते हैं। कहाँ? बकल कैविटी में ही। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके बकल कैविटी में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में पढ़ें। तो टीथ के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। तो ह्यूमन टीथ के बारे में बात करें तो ह्यूमन का जो टीथ होता है वो कैल्शियम, फ्लोरीन और फॉस्फेट जैसे एलिमेंट्स से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो ह्यूमन का जो टीथ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? ह्यूमन का टीथ थीकोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होता है और हेटेरोडोंट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं थीकोडोंट किसे कहते हैं। तो थीका का मतलब होता है क्या? कैविटी। थीका का मतलब क्या होता है? कैविटी। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? टीथ आर इम्बेडेड इनटू बोनी सॉकेट ऑफ जॉ। मतलब ऐसे दांत जो क्या है? हड्डियों के जा बोन यानी कि जबड़े की हड्डियों के सॉकेट में धंसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। उसके बाद डाई फायोडोंट होता है। डाई का मतलब होता है टू टाइम, फायो का मतलब होता है विजिबल। तो डाई का मतलब होता है टू टाइम, डाई का मतलब टू। तो डाई फायो का मतलब हो गया टू टाइम विजिबल। यानी ह्यूमन का जो टीथ होता है वो लाइफ में क्या है? दो बार हमें दिखता है। पहला मिल्क टीथ के रूप में या डेसिडुअस टीथ के रूप में, और दूसरा क्या है? परमानेंट टीथ के रूप में। ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारा जो दांत होता है, ह्यूमन का जो टीथ होता है वो होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब दांत अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो ह्यूमन में क्या है? चार डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। पहला क्या है? इंसिजर। पहला क्या है? इंसिजर। इंसिजर का काम क्या होता है? कटिंग। तो ये वाले जो टीथ दिख रहे हैं, देखिए ये दांत जो है ये एक्चुअल में क्या है? इंसिजर टीथ है। क्या है? इंसिजर टीथ है। तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम किसी चीज को क्या करते हैं? काटते हैं। उसके बाद ये वाला टीथ जो है वो है कैनाइन। ये एक नुकीला दांत होता है, ऊपर से ऐसे रुखानी की तरह नुकीला होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैनाइन। इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। उसके बाद एक और दांत होगा इस तरीके का, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर दांत। और लास्ट में एक दांत और होता है जो साइज में सबसे बड़ा होता है और सबसे चौड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। तो इंसिजर का काम है भोजन को काटना यानी कटिंग का। कैनाइन का काम है भोजन को क्या? चीरने फाड़ने का यानी टीयरिंग का। प्री मोलर का काम है क्या? है चबाने का। और मोलर का काम है क्या? पीसने का। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली। उसके बाद हम टंग के बारे में देखें। तो टंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर
ऑर्गन होता है जिसके पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, उसके सरफेस पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड आर डिटेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन में जो है वो टेस्ट बर्ड फॉलोइंग टाइप के होते हैं, जैसे पंजाई फॉर्म। पंजाई फॉर्म का मतलब होता है, पंजाई का मतलब होता है मशरूम और फॉर्म का मतलब होता है रूह। तो सबसे पहले वाले देखें पिल्ली फॉर्म। पिल्ली फॉर्म का मतलब क्या होगा, पिल्ली मतलब होता है फिंगर लाइक। पिल्ली का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक। फिंगर लाइक टेस्ट टेस्ट पैपिला। तो फिंगर लाइक टेस्ट पैपिला को हम क्या बोलेंगे, पिल्ली फॉर्म। मशरूम शेप के जो होंगे उनको हम बोलेंगे पंजाई फॉर्म। तो ये कैसे होंगे, मशरूम शेप। कैसे होंगे, मशरूम शेप टेस्ट बर्ड। मशरूम शेप क्या, टेस्ट पैपिला या बर्ड। उसके बाद कोनी फॉर्म, वेट पैपिला जिनका आकार कैसा होता है, कोन शेप का होता है। कैसा होता है, कोन शेप पैपिला। और लास्ट वाला जो है सर्कमवेलेट, इसका मतलब क्या है, सर्कमवेलेट का मतलब सर्कुलर या सर्कल इन सर्कल से। सर्कल इन सर्कल से, जैसे हमारे टंग के पोस्टीरियर साइड में इस तरीके के हमें टेस्ट पैपिला देखने मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेट। जिनको हम क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेट। पंजाई फॉर्म का मतलब वो टेस्ट बर्ड जो किस शेप के हो, मशरूम शेप के हो। कैसे हो, मशरूम से। पिल्ली फॉर्म का मतलब होता है कि फिंगर लाइक, इस तरीके के जो हमारे टंग के टिप पे होते हैं। कोनी फॉर्म का मतलब होता है कोन शेप का, इस तरीके से कोनी फॉर्म होते हैं, जैसे गाय भैंस में आप देख सकते हैं। टंग का काम क्या है, फंक्शन ऑफ टंग क्या है, टंग क्या करता है, टेस्ट डिटेक्ट करता है। टंग क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिलाता है और बोलस का फॉर्मेशन करता है, मतलब खाने को लार के साथ मिलाएगा और निवाला बनाता है। तीसरा पार्ट क्या है, यूनिवर्सल टूथब्रश की तरह काम करता है। चौथा काम क्या है, माउथ को क्या करता है, वेट करता है। माउथ को हमेशा कैसा रखेगा, गीला रखेगा। ठीक है, तो माउथ को वेट रखता है। पांचवा इसका काम क्या है कि खाने को निगलने में मदद करेगा। कोई भी चीज जो भी हम खाएंगे उसको निगलने में हेल्प कराएगा। अब क्या है, टंग को जब आप देखेंगे, जीभ को आप देखेंगे तो ऐसे टंग है। ठीक, इस टंग के नीचे एक ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से क्या है, इसके इंफीरियर सरफेस पे, टंग अपने इंफीरियर सरफेस पे क्या है, बाइंड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम। तो क्या है, टंग इज अटैच विथ द हेल्प ऑफ हाइड बोन एंड इंफीरियर सरफेस हैज मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज होल्ड टंग कॉल्ड फ्रेनुलम। मतलब फ्रेनुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टंग को इंफीरियर सरफेस से बांध के रखता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में। सेलेब्री ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में लार ग्रंथियां बोलते हैं। तो ह्यूमन के पास क्या होते हैं, ह्यूमन के पास 3 पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मिलती हैं। पहली जोड़ी का नाम है पैरोटिड सेलेब्री ग्लैंड। पैरोटिड जैसा इसके नाम से, मतलब पैरा का मतलब होता है, पैरा मतलब होता है नियर बाई। पैरा का मतलब क्या होता है, नियर बाई। और ओटिड का मतलब होता है ओटिड का मतलब होता है ईयर। मतलब वह सेलेब्री ग्लैंड जो कान के पास हो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरोटिड। उसको क्या बोलेंगे, पैरोटिड सेलेब्री ग्लैंड। अब दूसरा पेयर क्या है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर का मतलब यहाँ पे हमारा मैंडिबल बोन होता है। उस मैंडिबल बोन के क्या है, यहाँ पे देखिए मैंडिबल बोन होगा ऐसे ऐसे। तो मैंडिबल बोन के नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए इस जो भी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं इनका नाम क्या है, सब मैंडिबुलर। सब का मतलब होता है बिलो। सब का मतलब क्या होता है, बिलो। तो सब मीन्स बिलो, मतलब बिलो का मतलब नीचे। और मैंडिबल का मतलब, मैंडिबल एक बोन है, जबड़े की हड्डी। तो मैंडिबुलर बोन के नीचे जितने मतलब जो भी सैलिवरी ग्लैंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर। इसी तरीके से सब लिंगुअल, तो सब का मतलब होता है बिलो और लिंगुआ का मतलब होता है टंग। तो ऐसा टेस्ट बर्ड जो क्या हो, टंग के नीचे हो। ऐसा क्या हो, टेस्ट बर्ड, सॉरी ऐसा सैलिवरी ग्लैंड जो क्या हो, टंग के नीचे हो, बिलो टंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल। तो इस तरीके से हम क्या किया, हमने सैलिवरी ग्लैंड के नाम के बारे में देखा कि उनके नाम कैसे रखे गए हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट के नाम थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो सैलिवरी ग्लैंड में सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेविनस। तो इस डक्ट का नाम जो इस बकल कैविटी में खुलता है, तो सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस, रेविनस। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जो डक्ट है, जो हमारे बकल कैविटी में ओपन होते हैं, इस डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है, वार्टन डक्ट, वार्टन डक्ट। उसके बाद पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। तो ये जो डक्ट है पैरोटिड का, इसका नाम क्या है, स्टेंसन डक्ट। क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। अब आगे की तरफ बढ़े तो देखिए, सलाइवा का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, भोजन को लुब्रिकेट करता है। भोजन को क्या करता है, लुब्रिकेट करेगा। दूसरा इसका फंक्शन है कि भोजन के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको किल करेगा, क्योंकि सलाइवा में एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। उसके बाद सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, यह फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। फूड के मीडियम क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा। तथा माउथ को क्या करता है, गीला रखता है। अब देखते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो अगला हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का जो कंपोजिशन है तो वो देखते हैं, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक क्या है, देख लेते हैं।
बाइक से लाई कपास, फिर करी पिटाई, फिर करी पिटाई। तो ध्यान से देखिए, बाइक से हो गया बाइकार्बोनेट, बाइक से क्या हो गया बाइकार्बोनेट। तो सलाइवा में सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। लाई से हो गया लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक माइक्रोबियल एजेंट है, एक एंजाइम भी है। क से हो गया कैल्शियम आयन, तो इसमें कैल्शियम आयन पाया जाता है। प से हो गया पोटेशियम आयन, प से क्या हो गया पोटेशियम आयन। स से हो गया सोडियम आयन, स से क्या हो गया सोडियम आयन। और लास्ट में पिटाई से हो गया टाइलिन एंजाइम, पिटाई से क्या हो गया टाइलिन एंजाइम। और सलाइवा में 98% क्या पाया जाता है वाटर। तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा हम लोगों ने देखा कि बाइक से लाई कपास, फिर करी पिटाई। तो हमने क्या किया यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या पैरोटिड, पैरोटिड का मीन समझा कि नियर बाई ईयर। उसके बाद सबलिंगुअल के बारे में देखा, सबलिंगुअल क्या है बिलो द टंग। सब मैंडिबुलर देखा कि मैंडिबल बोन के नीचे जो सैलिवरी ग्लैंड है उसको सब मैंडिबुलर बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़े, उसके बाद अगला पार्ट है फेरिंग्स। अगला पार्ट क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें बता दी, उससे ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। फेरिंग्स क्या है, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो अप्रोक्सीमेटली 12.5 सेंटीमीटर लंबा है। फेरिंग्स क्या है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो 12.5 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। अब नेजोफेरिंग्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या है कि फेरिंग्स का वह हिस्सा जिसके सामने क्या हो नेजल कैविटी हो, मतलब नेजल चैम्बर हो, उसको हम क्या बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। तो या फिर एक और बात कह सकते हैं कि नेजल कैविटी के जो पोस्टीरियर साइड में फेरिंग्स का हिस्सा प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ओरोफेरिंग्स बकल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में, या फिर फेरिंग्स का वह हिस्सा जिसके सामने क्या हो ओरल कैविटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। अगला हिस्सा है लेरिंगोफेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स का वह हिस्सा जिसके सामने लैरिंग्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे लेरिंगोफेरिंग्स। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, देयर इज नो डाइजेशन अकर। उसका तीसरा पार्ट है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। ओसोफेगस क्या है, ये अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ओसोफेगस क्या है 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, और ये क्या करती है फूड को स्टमक तक ले जाती है। फूड को क्या करेगी स्टमक तक ले जाएगी, और यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। एक स्पेशल बात बता दे रहे हैं, नोट करके याद कर लीजिएगा इसको, कि फेरिंग्स का जो 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 पार्ट होता है, वो होता है वॉलेंट्री। वो क्या होता है वॉलेंट्री। तो फेरिंग्स का 1/3 पार्ट क्या होता है वॉलेंट्री, और फेरिंग्स का 2/3 पार्ट जो होगा वो होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने फेरिंग्स और ओसोफेगस को भी क्या किया कवर कर लिया। अब अगला टॉपिक क्या है इसको देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं एक्चुअल में। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी क्या है। तो अगली हेडिंग है हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ एक टिश्यू का लेयर पाया जाएगा, सबसे बाहर की तरफ, जो इसको क्या करता है कवर करता है, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बाहर से कवर करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या सिरोसा। इसको क्या बोलेंगे सिरोसा। जैसे हमारा ट्यूब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ट्यूब, तो सबसे बाहर क्या होता है सिरोसा। सिरोसा के अंदर क्या होता है मस्कुलरिस, एक लेयर क्या होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अंदर क्या होता है सब म्यूकोसा। तो ये हो गया सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यूकोसा। और लास्ट में जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। तो क्या बोलते हैं ल्यूमन। तो उसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे बाहर की लेयर है इसको हम क्या बोल रहे हैं सिरोसा। तो क्या बोलना है सिरोसा। तो सिरोसा हो गया ये वाली लेयर क्या है सिरोसा की लेयर। ये लेयर क्या हो गई सिरोसा हो गया। सिरोसा के बाद एक और लेयर मसल की लेयर मिलेगी, मस्कुलर लेयर मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं मस्कुलरिस। इसको हम क्या बोलेंगे मस्कुलरिस। अब ध्यान से देखते हैं मस्कुलरिस की खास बात क्या है कि मस्कुलरिस में कई लेयर है। मस्कुलरिस में क्या है 3 लेयर। ध्यान से देखिए, पहला पार्ट हो गया सिरोसा, दूसरा पार्ट है क्या मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस का क्या है बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 मसल की लेयर पाई जाएगी। पहला क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा क्या है सर्कुलर, दूसरा क्या है सर्कुलर मसल लेयर। और तीसरा क्या है ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर। तो इसमें क्या है लॉन्गिट्यूडनल और क्या है ऑब्लिक तो सब में पाया जाता है, लेकिन ये सर्कुलर केवल और केवल कहाँ मिलेगा स्टमक में। कहाँ मिलेगा स्टमक में। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। मस्कुलरिस के बाद एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या सब म्यूकोसा। तो मस्कुलरिस के बाद एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं सब म्यूकोसा। तो ये तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर कौन सी है सब म्यूकोसा। क्या है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद एक लास्ट में लेयर होगी, इस लास्ट वाली लेयर का नाम है म्यूकोसा। लास्ट वाली लेयर का क्या नाम है म्यूकोसा। तो ये चौथा लेयर है जिसका नाम क्या है म्यूकोसा। इसके बाद ये जो खाली जगह बचेगा, क्योंकि म्यूकोसा इस तरीके से इसको ऐसे कवर कर देगा ऐसे,
तो ये जो खाली जगह बच रहा है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। समझ में आया? तो जितने भी लेयर हैं उसमें क्या हमें देखने मिलेगा? पहला लेयर सिरोसा, दूसरा क्या है? मस्कुलरिस, तीसरा क्या है? सब म्यूकोसा, चौथा क्या है? म्यूकोसा। यही हिस्टोलॉजी होती है किसकी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। अब आगे बढ़े, तो अब अगला पार्ट क्या है? स्टमक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अगला पार्ट क्या है? स्टमक है। स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टमक क्या है? जे शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ देर के लिए क्या होता है? फूड स्टोर होता है। जे शेप का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? कुछ देर के लिए फूड स्टोर होता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक थैला होता है। स्टमक के पास 4 रीजन होते हैं। स्टमक के क्या होते हैं? 4 रीजन होते हैं। पहला क्या है? कार्डियक। पहला क्या है? कार्डियक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये ओसोफेगस आया यहाँ पे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। उसके बाद स्टमक का सबसे चौड़ा वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। जिसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। फंडस के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा, इसको बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। बॉडी क्या है? पूरे स्टमक का सबसे बड़ा एरिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टमक की बॉडी। तो ये हमारा पूरा स्टमक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट हो गया कार्डियक। पहला पार्ट क्या है? कार्डियक या कार्डियक रीजन। दूसरा क्या है? फंडस, जो सबसे क्या है? ब्रॉडेस्ट पार्ट है स्टमक का। तीसरा पार्ट क्या है? बॉडी। और चौथा पार्ट जो है, चौथे पार्ट को हम बोलेंगे क्या? पाइलोरिस रीजन। इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक। अब ध्यान से समझते हैं इसके बारे में। जो कार्डियक रीजन होता है, कार्डियक रीजन पे क्या होता है? एक यूनिडायरेक्शनल वॉल पाया जाता है। कार्डियक रीजन पे क्या पाया जाता है? एक यूनिडायरेक्शनल वॉल। अब स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक क्या है? एक जे शेप का क्या है? जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखते हैं इस जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर को। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ड्रा करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टमक। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ओसोफेगस आया। ओसोफेगस के आने के बाद इस ऐसे जे शेप का एक ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा इतना, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। ये जो पहला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन। उसके बाद ये सबसे ब्रॉडेस्ट एरिया है स्टमक का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा चौड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंडस। तो क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। साथ ही साथ उसके बाद एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने मिलेगा स्टमक में, सबसे बड़ा एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्या? बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी। और लास्ट वाला जो रीजन है, चौथा रीजन, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन। अब ध्यान से देखिए, स्टमक में क्या है? 2 डिफरेंट तरीके के कर्वेचर हमें देखने मिले। इसमें क्या है? सबसे बड़ा जो ये कर्व देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। और इस कर्वेचर को बोलते हैं हम क्या? लेसर कर्वेचर। अब ध्यान से देखिए, कार्डियक रीजन पे जहाँ से ओसोफेगस क्या स्टमक में ओपन होती है, वहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल वॉल होता है इस तरीके से। तो यूनिडायरेक्शनल वॉल होगा, इसको हम बोलते हैं क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे देखिए, एक यूनिडायरेक्शनल वॉल है। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल वॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर को हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल वॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या हो गया? कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डियक रीजन है। तो इसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे? कार्डियक स्फिंक्टर। अब यहाँ पे देखिए, एक और यूनिडायरेक्शनल वाल्व है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि पाइलोरिक रीजन में है, इसीलिए ये जो स्फिंक्टर है ड्यूओडेनम और पाइलोरस रीजन के बीच में है, तो मैक्सिमम इसका एरिया पाइलोरस रीजन में होता है, इसीलिए इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ध्यान से देखिए, कार्डियक स्फिंक्टर किसके किसके बीच में है? ओसोफेगस और कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक के बीच में। साथ ही साथ जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो पाइलोरस रीजन और ड्यूओडेनम के बीच में। ये हिस्सा क्या है? ड्यूओडेनम। ये क्या है? ड्यूओडेनम। अब ध्यान से देखिए, ये शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है? इसकी म्यूकोसा में क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसके म्यूकोसा में क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और स्टमक में फूड क्या है? कुछ देर के लिए स्टोर होता है। तो स्टोरेज स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सम आवर। कुछ घंटों के लिए क्या होता है? फूड यहीं पे स्टोर रहता है, सम आवर्स। स्टमक का फंक्शन क्या है? ध्यान से देखिए, स्टमक में क्या क्या होता है कि ये फूड में आए हुए पैथोजन जो है उनको किल कर देता है। तो ये सब चीजें हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लेयर होता है स्टमक का, उसमें क्या होता है? म्यूकोसा, जैसे ये देखिए, ये स्टमक को हमने क्या किया है? टीएस काट लिया। सबसे बाहर सिरोसा है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? मस्कुलरिस है, उसके बाद क्या है? सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के बाद ये जो म्यूकोसा है उसी को यहाँ पे क्या किया गया है? जूम किया गया है। तो म्यूकोसा का जो सबसे बाहर वाला सेल्स होता है उसको बोलते हैं सरफेस म्यूकस सेल। तो क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ वाला सरफेस म्यूकस सेल। उसके बाद थोड़ा सा और अंदर की तरफ आएंगे, उसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। तो क्या बोलेंगे? म्यूकस नेक सेल। तो सरफेस म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है, और ये म्यूकस कैसा होता है? एल्केलाइन यानी बेसिक होता है। म्यूकस नेक सेल क्या करता है? ये भी म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूसिन लिखा हुआ है, म्यूसिन का मतलब क्या होता है? म्यूकस ही होता है, म्यूकस या म्यूसिन।
तो ये कैसा म्यूकस निकालेगा, एसिडिक म्यूकस निकालेगा। फिर क्या है, यहाँ पे पेराइटल सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाले जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल का काम क्या है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रिएट कराता है। साथ ही साथ चीफ सेल जो होता है वो पेप्सिनोजन और लाइपेज सिक्रिएट करता है। चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजन और लाइपेज सिक्रिएट करेगा। क्या करेगा, पेप्सिनोजन और लाइपेज सिक्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद क्या है, चीफ सेल है। चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजन और लाइपेज का सिक्रीशन करता है। तथा इंट्रो इंट्रो इंडोक्राइन सेल जिसको हम जी सेल बोलते हैं वो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सिक्रिएट कराता है। अब क्या है, ये सारे सिक्रीशन को हम याद कैसे रखें, इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई। इनके लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। जैसे शॉर्ट ट्रिक का क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या है, इसको याद करने का तरीका है कि पेप्सी की रेन में लिप्स हुई इनफेक्ट। अब ध्यान से देखिए, पेप्सी का मतलब हो गया पेप्सिनोजन। पेप्सी का मतलब क्या हो गया, पेप्सिनोजन। रेनिन का मतलब होगा, रेन से हो गया रेनिन। तो जो इस छोटे बच्चों में क्या होता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन निकलता है। क्या निकलता है, रेनिन रेनिन। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, स्टमक को कंप्लीट किया। स्टमक का काम क्या है कि स्टमक फूड को कुछ देर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ते हैं, तथा फूड के मीडियम को क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम देता है। तो स्टमक के फंक्शन में लिख लेते हैं, स्टमक क्या करता है, गिव मीडियम ऑफ फूड बिकम बिकम एसिडिक। दूसरा काम क्या है, ये फूड में आए हुए पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are comes from कहाँ से आए थे, फूड से, खाने के रास्ते से जो आ गए थे उनको किल करा था। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डुओडेनम जो सी शेप का होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, उसके बाद क्या है, जेजुनम, ये हाईली कॉइल्ड हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम। और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, 3 पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, 3 पार्ट हैं, जिसमें से डुओडेनम क्या है, सी शेप का होता है, जेजुनम क्या है, हाईली कॉइल्ड मिडिल पार्ट होता है, और इलियम क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। अब हम इसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। तथा इसके पार्ट्स जो हैं ये क्या कंसिस्ट करता है, पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलन, और तीसरा पार्ट है क्या, रेक्टम। तो जिसमें क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कोलन होता है। तो कोलन में 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, असेंडिंग कोलन, मतलब ये वाला कोलन का ये हिस्सा क्या है, असेंडिंग कोलन। उसका कोलन का ये हिस्सा क्या है, ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये वाला हिस्सा क्या है, डिसेंडिंग कोलन। और ये यस शेप वाला हिस्सा क्या है, सिग्मॉइड कोलन। ऐसा हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो असेंडिंग कोलन का मतलब फूड क्या है, ऊपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन। फूड क्या है, ट्रांसवर्सली मूव करता है, इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। फूड नीचे की तरफ सरकता है, इसीलिए इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट क्या है, सिग्मॉइड शेप का होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलन। रेक्टम क्या है, हॉलो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे फीकस क्या है, कुछ घंटों के लिए रुकता है। जो हमारा मल पदार्थ है कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। साथ ही साथ लास्ट पार्ट जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, टर्मिनल पार्ट, जहाँ पे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खत्म होता है, उसको हम एनस बोलते हैं। और एनस क्या है, टर्मिनल पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। एनस के पास 2 स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अंदर की तरफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर पाया जाता है, और बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल जो एनल स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री। इन है, अंदर की तरफ है, तो क्या है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कैसा है, इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वो कैसा है, वॉलेंट्री है। इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वॉलेंट्री। समझ में आया। इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़े। तो अब ये तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें क्या है, इसके बारे में देते हैं, ग्लैंड्स व्हिच आर प्ले मेन रोल, मतलब ये क्या है, मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें, डाइजेस्टिव प्रोसेस में, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। ये क्या है, फॉलोइंग, मतलब ये इनका नाम इस तरीके से, पहला क्या है लीवर, दूसरा क्या है गॉल ब्लैडर, और तीसरा क्या है पैंक्रियाज। तो इनके बारे में पढ़े। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया चॉकलेट कलर से जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। तो ये जो चॉकलेट कलर का ऑर्गन है इसको हम बोलेंगे क्या, लीवर। तो ये ऑर्गन है लीवर। लीवर के बाद ये वाला जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये पत्ते जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, पैंक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज किसमें, डिओडिनम के सी शेप में क्या रहता है, फंसा रहता है।
पैंक्रियाज क्या रहता है, डिओडिनम के सी सेट में क्या रहता है, फंसा रहेगा। अब क्या है, हम थोड़ा लीवर के बारे में देखें। तो लीवर क्या है, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और यह क्वेश्चन स्टेट मेडिकल फैकल्टी में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाएगा, ये ग्लैंड है तो लीवर लिखेंगे। और लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन है। क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। अब लीवर का क्या है, लीवर का कलर जो है वो डार्क चॉकलेट कलर का होता है, और ये सिचुएट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये मौजूद होता है। इसका वजन जो है इट इज अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, भार होता है। लीवर के पास कितने लोब्स होते हैं, तो लीवर के पास 4 लोब होते हैं, जिनके नाम क्रम से पहला राइट लोब है, दूसरा लेफ्ट लोब है, तीसरा क्या है, क्वाड्रेंट लोब है, और चौथा काउडेट लोब है। अब क्या है, ध्यान से देखिए, राइट और लेफ्ट लोब जो होता है, ये देखिए लीवर का राइट लोब है ऐसे, और इसी के बीच में एक लिगामेंट होता है, ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया। तो लीवर के दोनों लोब जो हमारे इंटीरियर साइड से दिखते हैं, उनके बीच में एक लिगामेंट होता है ऐसे, इस तरीके का एक लिगामेंट होता है जो डायाफ्राम से भी चिपका रहता है। इस लिगामेंट का नाम है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, जो अगला पार्ट है, मतलब अगला पार्ट जो है, जो आगे वाले लोग हैं, जैसे मतलब जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, क्वाड्रेंट और काउडेट लोग, उनको अलग करता है कौन, पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वह स्थान जहाँ से क्या हो, लीवर से क्या क्या निकले, हिपैटिक आर्टरी निकले। क्या क्या निकले, हिपैटिक आर्टरी निकले। ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है, हिपैटिक आर्टरी है। उसके बाद क्या है, ये वाला हिपैटिक पोर्टल वेन है। क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन है। और वहीं से क्या हो, हिपैटिक पोर्टल वेन के अलावा यहीं से क्या हो, हिपैटिक डक्ट निकले। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला है हिपैटिक आर्टरी, दूसरा क्या है, हिपैटिक हिपैटिक वेन, दूसरा क्या है, हिपैटिक वेन। पहला क्या है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, और लास्ट में क्या है, हिपैटिक डक्ट। क्या है, हिपैटिक डक्ट। इन तीनों को एक कैप्सूल कवर करके रखता है, इसी वजह से, इन तीनों की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिस। क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिस। हिपैटिस ये क्या करता है, पोर्टा का मतलब है ट्रांसपोर्ट करने वाले। तो वह स्ट्रक्चर जहाँ से लीवर में क्या होता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिस। तो पोर्टा हिपैटिस के इस साइड में होता है काउडेट लोब, और इस साइड में होता है क्वाड्रेंट लोब। अभी हम इसको अगले डायग्राम में दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, राइट लोब को, इस वाले पार्ट में आप देखिए, राइट लोब को लेफ्ट लोब से कौन अलग किया है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तथा ये क्या है, काउडेट लोब है। ये क्या है, काउडेट लोब है। और ये वाला क्या है, क्वाड्रेंट लोब है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिस। क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपैटिस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लीवर के फंक्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, लीवर के फंक्शन के बारे में ध्यान से देखिए। ग्लाइकोलिसिस, इसका फंक्शन लीवर का क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, एक स्लाइड पे देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर, ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। लीवर का पोर्शन क्या है, हमारे स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीवर को हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के हम काम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो लीवर का पहला काम है ग्लाइकोलिसिस। पहला काम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो ध्यान से देखिए, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब हो गया टूटना। तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस। तो लिखेंगे, प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आर ब्रेक्स, ग्लूकोज आर ब्रेक इनटू pyruvic acid, pyruvic acid, and produce 36 ATP of energy. This process is known as क्या, glycolysis. So this process is known as, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। ठीक, दूसरा क्या है, ग्लाइकोजीनोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोजीनोलिसिस। ध्यान से देखिए, जब हमारे ब्लड में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज क्या होता है, लीवर में स्टोर कर लिया जाता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज के पैकेट को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। जैसे चॉकलेट के पैकेट होते हैं, टॉफीज के पैकेट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टॉफी का पैकेट। वैसे ग्लूकोज के पैकेट को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोजन को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो जब हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन को हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन। तो इस ग्लाइकोजन को हम किस में ब्रेक कर लेते हैं, n नंबर ऑफ ढेर सारे ग्लूकोज में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइको
जीनोलिसिस। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। किसमें, ग्लूकोज में। फिर जब क्या होगा, तीसरा क्या है, तीसरा है ग्लाइकोजीनोजेनेसिस। क्या है, ग्लाइकोजीनोजेनेसिस। तो ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजन का जेनेसिस मतलब होता है निर्माण या फॉर्मेशन। तो जेनेसिस जहां भी होगा उसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो एन नंबर ऑफ ग्लूकोज होंगे, मतलब हमारे ब्लड में क्या हो गया, ढेर सारा ग्लूकोज हो गया। तो ये ग्लूकोज क्या है, अब स्टोर होगा लीवर में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसमें क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजीनोजेनेसिस। क्योंकि ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लाइकोजीनोजेनेसिस, और यहाँ पे ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजीनोजेनेसिस। इसके बाद अगला है, अगला प्रोसेस हम लोगों ने देखिए ग्लाइकोलिसिस देख लिया, ये क्लियर हो गया। ग्लाइकोजीनोलिसिस देख लिया, ग्लाइकोजेनेसिस देख लिया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फिर से निर्माण हो जाना। मतलब एक बार क्या हुआ, ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ, ग्लाइकोजन फिर जितना जरूरत है ग्लूकोज बॉडी ने यूज किया, फिर बचा रह गया ग्लूकोज, तो उसको फिर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अगला है लिपोलिसिस। तो लिपिड का क्या होता है, ध्यान से देखिए, लिपिड को क्या करता है, लीवर तोड़ने में हेल्प कराएगा, किसमें, लिपिड को ब्रेक कराएगा उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट में, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल में। तो लिपिड कैसे बना होता है, 3 फैटी एसिड और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। और इससे क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अप्रोक्सीमेट 900 कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो लिपिड का किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाएगा, लिपोलिसिस। क्या बोलेंगे, लिपोलिसिस। तो लिपो का मतलब हो गया लिपिड, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, लिपिड का ब्रेक डाउन हो रहा है, किस फॉर्म में, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यही चीजें रिवर्स हो जाए, 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हो जाए, फिर से लिपिड का फॉर्मेशन कर दे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लिपोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन। तो लिपिड के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस। अब ध्यान से देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, हम जब खाना खाते हैं या दवा खाते हैं, उस टाइम हमारे बॉडी में ढेर सारे टॉक्सिक एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना, उनको क्या कर देना, इनएक्टिव कर देना। क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डीएमिनेशन, जैसा कि हम सभी को पता है कि अमोनिया हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा घातक है। तो अमोनिया के अमीन बॉन्ड को क्या कर देना, तोड़ देना, मतलब उसको रिमूव करा देना, क्या कहलाएगा, डीएमिनेशन। और लीवर का एक अंतिम काम है बाइल का फॉर्मेशन। लीवर क्या करता है, पित्त रस का फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पित्त रस क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है कि पित्त क्या होता है। ध्यान से देखिए, पित्त के हम कंस्टिट्यूएंट के बारे में देखें कि पित्त बना कैसे होता है। तो पित्त एक्चुअल में क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ किसका है, ब्लड का। ब्लड का क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, बाइल। तो बाइल क्या होता है, बाइल इस तरीके से, ध्यान से देखिए, ब्लड ब्रेक होके आया, तो ब्लड ब्रेक होगा किसमें, बाइल पिगमेंट। किसमें, बाइल पिगमेंट। अब ध्यान से देखिए, ब्लड ब्रेक होके आया, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। किसमें, बाइल साल्ट के रूप में। तो बाइल पिगमेंट में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए, दो तरीके के पिगमेंट होंगे, एक होगा बिलीवर्डिन, एक क्या होगा, बिलीवर्डिन, और दूसरा क्या होगा, बिलीरुबिन। क्या होगा, बिलीरुबिन। अब बाइल साल्ट में क्या होगा, सोडियम टेरोपोलेट। बाइल साल्ट में क्या होगा, सोडियम टेरोपोलेट, और क्या होगा, सोडियम ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट। अब इसमें क्या है, बिलीरुबिन सबसे ज्यादा होता है, और बिलीरुबिन का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। और बाइलीवर्डिन का जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। क्या होता है, लाइट येलो। इसीलिए बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से बाइल हमें किस कलर का दिखता है, हरे रंग का दिखता है। आगे बढ़ा जाए, तो लीवर के साथ एक आपने स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे, लीवर के साथ एक स्ट्रक्चर छोटा सा लगा है, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर का कोई ज्यादा खास काम नहीं है, ये एक स्मॉल सैक होता है, कुछ समय के लिए क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। तो बाइल से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाइल कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ये बाइल के कंसंट्रेशन में क्या करता है, हेल्प कराता है। डक्ट राइज फ्रॉम गाल ब्लैडर इज सिस्टिक डक्ट। तो गाल ब्लैडर के डक्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिए, राइट लोब ऑफ लीवर से क्या निकलेगा, राइट हिपैटिक डक्ट। क्या निकलेगा, राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से क्या निकलेगा, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो इसको हम कॉमनली क्या बनाए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे निकला राइट हिपैटिक डक्ट, यहाँ से निकला लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, मिल के बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट। यहाँ से अब सिस्टिक डक्ट जो गाल ब्लैडर का डक्ट है वो मिल गया। तो ये देखिए, ये हो गया सिस्टिक डक्ट, ये वाला क्या है, सिस्टिक डक्ट, ये वाला क्या है, हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिले और ये क्या बना दिए, कॉमन बाइल डक्ट। तो क्या बना दिए, कॉमन बाइल डक्ट। इसको याद करने का एक तरीका है कि सीडी ही कबाड़ है। इसका एक याद करने का तरीका निमोनिक्स है, सीडी ही कबाड़ है, कबाड़ है। सीडी का मतलब हो गया सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट किसका है, गाल ब्लैडर का। तो सीडी का मतलब हो गया सिस्टिक डक्ट, ही का मतलब हो गया हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, और कबाड़ का मतलब हो गया कॉमन बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट के मिलने से क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट।
अब हमें पढ़ना है लास्ट पार्ट ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज, जिनको हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज। अब ध्यान से देखिए, पैंक्रियाज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड क्यों है, क्योंकि इसके पास दो तरीके के ग्लैंड मिलेंगे। पहला, जिनके पास क्या है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। इसका एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन, दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन। दूसरा क्या है, इंडोक्राइन, सॉरी, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट के पास क्या होता है, डक्ट होता है। क्या होता है, डक्ट। और इंडोक्राइन पार्ट के पास क्या होता है, डक्ट नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डक्टलेस। चलिए यहीं पे हम इसके इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लें। तो यहाँ पे हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट, यहाँ पे हो गया इंडोक्राइन पार्ट। इंडोक्राइन पार्ट, तो पैंक्रियाज का ही हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्सोक्राइन इंडोक्राइन में अगर आपको अंतर लिखने के लिए आएगा तो सेम यही अंतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, विथ डक्ट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या होता है, डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, विथ डक्ट्स। और इसमें क्या होता है, विदाउट डक्ट। विदाउट डक्ट मतलब इसमें क्या होता है, ट्यूब नहीं पाया जाता। तो ये क्या करते हैं, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट उस ऑर्गन पे ही उड़ेल देते हैं। तो दे pour their secretion onto the organ। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गन पे डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने सिक्रेशन को पोर कर देते हैं। और इंडोक्राइन क्या करता है, दे पोर देयर सिक्रेशन कहाँ पे, डायरेक्टली इनसाइड ब्लड स्ट्रीम। तो ये क्या करेगा, अपना सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर कर देगा। ये क्या करेगा, सिक्रेशन को लार्ज अमाउंट में निकालेगा। क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में सिक्रेशन करेगा। जबकि ऐसा इंडोक्राइन में नहीं है, ये बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये पार्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। तो पैंक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिनी। तो ये पैंक्रियाज का क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है। देखिए इसके पास डक्ट है और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिनी। क्या बोलते हैं, एसिनी। और जो पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है, देखिए इसके पास ब्लड वेसल है, तो ये एंडोक्राइन पार्ट है, इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं इसको, आइलेट्स ऑफ, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जिसको आपको याद रखना है बस उन्हीं को बताएंगे। तो देखिए इसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसके पास क्या है, बीटा सेल्स है। क्या है, बीटा सेल्स है। और बीटा सेल्स क्या करता है, क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब ब्लड में अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा देगा। अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में चेंज कराएगा। तो यानी कि ये ग्लूकोजन को लॉस करा, सॉरी, ग्लाइकोजन को लॉस कराएगा। पीपी सेल्स जो होता है वो निकालता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। डेल्टा सेल्स क्या निकालता है, डोपामीन। डेल्टा सेल्स क्या निकालता है, डोपामीन। और ई सेल्स जो निकालता है वो निकालता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अदर वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।